यूनान था कभी खो गया, मिस्र था कभी खो गया, बेबीलोन था कभी हो गया। ना जाने कितनी सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन भारत जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है, जो मानव इतिहास की माँ है। भारत इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मार्क ट्वेन अपनी किताब में बताते हैं, भारत मानव जाति का पालना है। यह वह स्थान है जहाँ मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की भूमि मानव इतिहास की माँ है, विश्व प्रसिद्ध गाथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत महान इतिहास की सबसे कीमती और सबसे रचनात्मक चीज़ों का खजाना रहा है। वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ी 6 अमेजिंग बातें जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, आर्कियोलॉजी एविडेंस बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो कि आज भी अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे काशी को 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने 5000 वर्ष पहले काशी शहर की स्थापना की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस वक्त भी इसे द एंशिएंट सिटी कहा जाता था। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से एक काशी को सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक बेहद पवित्र स्थान है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसे ईसा से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आजकल ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर के 10,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, मेडिसन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, रिलीजन और फिलॉसफी जैसे 60 से भी ज़्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषय के स्कॉलर्स ने अपने अपने आश्रम यहाँ बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज़ ट्रैवलर फैक्जियन जब 5वीं सदी में भारत आए थे, तो उन्होंने तक्षशिला को भी विजिट किया था। अपनी राइटिंग में उन्होंने तक्षशिला का जिक्र भी किया है। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह फला फूला। 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने तक्षशिला को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। नंबर 3, शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के बहुत से देशों से पीछे हो, मगर एक समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम बेहद ही मुश्किल होता था। चुनिंदा प्रतिभाशाली स्टूडेंट ही यहाँ प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में आज हमें जो ज़्यादा जानकारी मिलती है, वो चाइनीज़ ट्रैवलर्स विनसांग और इनसिंग की राइटिंग से मिलती है, जो 7th सेंचुरी में यहाँ आए थे। विनसांग ने अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में वो यहाँ एज ए स्टूडेंट भी रहे और बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। विनसांग लिखते हैं कि जब वो भारत आए थे तो उस वक्त नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1510 आचार्य थे। अब एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक समय में हमारे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट यहाँ के हेड थे। नालंदा में हजारों स्टूडेंट्स और आचार्यों के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थीं। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर अख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। किसी ज़माने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज बस उसके एक खंडर ही बचे हैं। नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही
भारत के जन्म की शुरुआत को भी माना जाता है। ये दुनिया की 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, मेसोपोटामिया, एंशियंट इजिप्ट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसे एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से कंपेयर करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे वाइड स्प्रेड सभ्यता थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। इसके बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो को देख लें। नंबर 5, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। 2 महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को जीरो के आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है। और आज दुनिया जिसे अरेबिक न्यूमेरल्स कहती है, उनका जन्म दरअसल अरब में नहीं हुआ था, बल्कि 6th और 7th सेंचुरी में इनका आविष्कार इंडियन मैथमेटिशियंस ने किया था। अरब और फारस के लोग इसे हिंदू न्यूमेरल्स ही कहते थे। अल हिंदी जो कि अरब के मैथमेटिशियंस थे, और अल ख्वारिज़मी जो कि फारस के मैथमेटिशियन थे। इन दोनों की राइटिंग के जरिए ही हिंदू न्यूमेरल्स यूरोप तक पहुँचे थे। फिर यूरोप के लोग इसे अरब न्यूमेरल्स कहने लगे। आइंस्टाइन कहते हैं, हम भारतीयों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिनके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। नंबर 6, अगर भारत के इतिहास में झांकें तो वो शुरू से ही वैभवशाली नज़र आता है। ब्रिटिश रूल से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ करता था। यह संभवतः सबसे अमीर देश था। यूं ही नहीं, ये देश विश्व भर में सोने की चिड़िया कहलाता था। और कहा जाए तो गलत भी ना होगा, भारत की इतनी मैसिव वेल्थ की वजह से ही वह उस समय भी इतने सारे ट्रेडर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित कर पाता था। हैरानी की बात है कि इस देश की खोज की चाहत ने ही अमेरिका की खोज करवा दी। कोलंबस जो भारत की खोज के लिए निकला था, मगर गलती से अमेरिका पहुंच गया। लेकिन कोलंबस के कुछ साल बाद ही वास्को डी गामा ने भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।